हमने हिंदी में जो आपके हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का इतिहास और मुख्य तथ्य, इसमें हमने पहले वाले भाग में यहाँ तक पढ़ लिया था। ये जो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और इधर मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इन सबको हमने पढ़ लिया था। नीचे से हमारा रह गया था खड़ी बोली हिंदी का विकास। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे खड़ी बोली हिंदी का विकास क्या था। ठीक है, और जितना लिखा हुआ है फ्रेंड मैं उसी को पढ़ूंगा, अपनी तरफ से कुछ भी आपका समय ख़राब करने के लिए कुछ नहीं बताऊंगा फ्रेंड। यहाँ पे जितना लिखा हुआ अगर आप उसको पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपके परीक्षा में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। जो मेरे भाई जो हैं या दोस्त जो भी हैं, वो जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल की तैयारी, यूपी स्टेट की, सुपर टेट की, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये हिंदी बहुत ही अच्छी तरह से काम आने वाली है फ्रेंड। इसको आप अच्छे से देखिएगा। चलिए देखते हैं खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है। निम्न का मतलब जो नीचे लिखे हुए युग हैं, इनमें खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो आपका आता है भारतेंदु पूर्व युग आता है, यानी भारतेंदु जी से पहले का जो युग था उसका युग। ठीक है, भारतेंदु युग में हिंदी भाषा की स्वीकृति को लेकर संघर्ष था। शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसुदराज की रचनाओं से मिलते हैं। भारतेंदु युग का समय क्या है दोस्तों? 1800 से लेकर 1850 ईस्वी तक। हिंदी का वास्तविक आरंभ यानी शुरुआत जो है 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आपका आदिकाल, जिसका समय है 1000 से 1400 ईस्वी तक, मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1800 से लेकर के अभी तक का जो आपका समय चल रहा है यहाँ तक। ठीक है, हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। देखिए फ्रेंड, इसमें आपका जो ये वाली लाइन है बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज यहाँ के जो आचार्य थे, ठीक है, जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक थे उनको हिंदी सिखाने के लिए व्याकरण और शब्दकोश की भी रचना की थी। गिलक्राइस्ट की देखरेख में हिंदी में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुईं। इसी संदर्भ में इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय रहा। इसमें इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया था। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, ठीक है फ्रेंड, ये प्रश्न आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, आपने देखा होगा। ठीक है, बहुत बार ये पूछा हुआ भी है, रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा हुआ है? तो इंशाअल्लाह खां ने। ठीक है, ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध रचना है। देखिए ये प्रेम सागर भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किसकी है? लल्लू लाल की है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान कब प्रकाशित हुई थी? 1803 ईस्वी में। किसने लिखा हुआ है? सदल मिश्र ने। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जितनी भी रचनाएं आपकी काले कलर से रंगी हुई हैं, ये सब की सब चीज़ें क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना की किसने की? तो जो सदल मिश्र थे इन्होंने नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सुख सागर भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, सदल मिश्र की। किसकी? सदल मिश्र की। इसको सबको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं फ्रेंड। चलिए हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था ये अपभ्रंश और क्या क्या चीज़ें हैं, इनको आप फिर से देख लीजिएगा। और हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं।
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है। ठीक है, अलग अलग जो क्षेत्र थे उनके वहाँ का जो जिस प्रकार का विकास था उसके हिसाब से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन हिंदी, जो जिसका समय है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। फ्रेंड, इसको आप लोग पूरा पूरा पढ़िएगा, जैसे 1100 से 1400, 1400 से 1850, 1850 से अब तक। ठीक है, एक आप शुरू वाला याद कर लोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। जैसे 1100 से 1400 है तो फिर आप लास्ट वाले से शुरू कर दोगे 1400 से 1850, फिर उसके बाद लास्ट वाले से 1850 से अब तक। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश के भेद हैं, कितने सारे अपभ्रंश हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, 6 हैं, और 6 के बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। फ्रेंड, इसको आप अच्छे से देखिएगा। पहला अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। तो अब जो अपभ्रंश थे उनके हिसाब से अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कितनी भाषाएं, कितने राज्यों की भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है सौरसेनी अपभ्रंश में। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन कौन है, तो पूर्वी है जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। खस अपभ्रंश में पहाड़ी है, ब्राह्मण अपभ्रंश में पंजाबी और सिंधी है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना ये सब दिया हुआ है सब इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सब बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न हैं, तैयार हो जाएंगे और ये पूछने को भी आपको देखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास में। अब यहाँ पे हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तंड। इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हो, परंतु ये क्या है, इसका जो ये डेट है इसको आप याद कर लीजिएगा। उदंत मार्तंड इतना चर्चित है कि आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकता, पूछ भी लेगा तो आप सबको याद है, लेकिन ये डेट जो है सबको याद नहीं होती है, तो आप इस डेट पे ध्यान दीजिएगा। 1826 ईस्वी में जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, उसको प्रकाशित किया गया था, और इसको प्रकाशित कहाँ से किया गया था, कलकत्ता से। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद है आपका 1828 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये बंगदूत जो पत्रिका है इसका भी प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से ही हुआ था 1828 ईस्वी में, जिसे 1829 ईस्वी में सरकार ने बंद करवा दिया। तो अब ये पूछ सकता है कि बंगदूत को सरकार ने कब बंद करवा दिया, तो 1829 में। कब ये शुरू हुआ था, 1828 में। कहाँ से शुरू हुआ था, कलकत्ता से। ठीक है फ्रेंड, इसको आप ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु पूर्व युग के 2 प्रसिद्ध लेखक थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद का जो उपनाम दिया गया है इनको सितारे हिंद के नाम से भी दिया गया फ्रेंड। राजा लक्ष्मण सिंह थे, ये 2 जो थे भारतेंदु के युग से पहले ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी में उर्दू शैली का प्रयोग किया तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के विशुद्ध संस्कृत निष्ठ रूप का समर्थन किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार, देखिए यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका ये पूरा नाम जैसे देखते हैं ना कि अब सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन और लास्ट में अज्ञेय रहता है, उसी तरह से इनको भी ये उपाधि दी गई है। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, 1844 ईस्वी में। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। ठीक है, और इसी क्रम में कलकत्ता से समाचार सुधावर्षण 1854 ईस्वी में नामक दैनिक प्रकाशन आरंभ हुआ, मतलब शुरू हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली। फ्रेंड, यहाँ पे बहुत सारी पत्रिकाएं दी गई हैं, आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इतनी सारी पत्रिकाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, और इनके नाम के साथ साथ
जो इसने इसको प्रकाशित किया है वो, और स्थान का नाम, उसके बाद इनका जो ये डेट है, ये जो वर्ष है, वर्ष का डेट है, ठीक है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो आपसे प्रकाशन का वर्ष पूछ सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र, अब इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। देखिए प्रजा हितैषी जो है ये आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इस तरह के नाम होते हैं ना फ्रेंड, ये नए प्रकार के लगते हैं, तो इनको परीक्षा के जो तैयार करने वाले एग्जामिनर्स होते हैं वो ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को दे देते हैं। और इनके साथ साथ या तो इसको दे देगा कि राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखी प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको 1861 भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये जो वर्ष वाला दिया हुआ है, इसको हर एक पत्रिका में आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब की परीक्षाओं में ज़्यादातर इसी तरह से प्रश्न भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया। अब पूछ सकता है कि शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में करने वाला जो कवि था वो कौन था, तो राजा लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है फ्रेंड। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली, ठीक है फ्रेंड। इसको देखते रहिए आप। फ्रेंड जितना लिखा हुआ है मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलने की या अलग से समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इस किताब में जो भी लिखा हुआ है मैं उसी को डायरेक्ट उसी तरह से आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप भी पढ़ोगे तो उसी चीज़ को पढ़ोगे और सुन करके भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को, जो ब्लैक कलर से, जो काले कलर से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर है, जैसे ये सब हैं, इनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो हैं हाईलाइटेड हैं और ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1817 में, और आपके आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1833 में, ठीक है। और इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। ये एक संस्था थी जहाँ से कि पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता था फ्रेंड। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इन सब चीज़ों को, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो आपका द्विवेदी युग था, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा कि जो भारतेंदु युग था उसके पहले का जो युग था उसके बारे में पढ़ा फ्रेंड। अभी हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में, ठीक है। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड। द्विवेदी युग का समय क्या था, 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। अब पूछ सकता है आपको कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कब नियुक्त किया गया, तो 1903 में। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। वर्ष 1900 से लेकर 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। फ्रेंड इस समय को भी आप याद रखिएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी आप रखिएगा कि द्विवेदी युग का जो समय काल है वो कितना है, तो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक, ठीक है। इस युग को डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। जैसा कि मैंने फ्रेंड आपको बताया कि जो भी ब्लैक कलर में लिखे हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो भी ब्लैक कलर में लिखी हुई चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं जिसको हाईलाइट किया गया है और ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों या कवियों की रचनाओं की वर्तनी और
व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कौन कौन थे फ्रेंड? देखिएगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। तो आपके मैथिली शरण गुप्त थे, रामचरित उपाध्याय थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध नाथूराम शर्मा, शंकर और सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद, पूर्ण गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और भी आपसे लोगों से पूछ लेता है कि जो इनको उपाधियाँ दी गई हैं, जैसे बालकृष्ण शर्मा जो थे, इनको फिर यहाँ से नवीन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे नवीन लिखा जाता है, ठीक है। तो इन नामों के हिसाब से भी इनको पूछ लेता है कि ये किसका उपनाम है, ठीक है। जैसे हरिऔध हैं, उसी तरह से यहाँ पे जैसे आपको नाथू शर्मा, जिसको शंकर यहाँ पे कहा गया है, इन सब चीज़ों को भी आप, इनका जो उपनाम दिया गया इनको, उसको भी आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छायावाद युग, इसके बाद कौन सा है? छायावाद युग। छायावाद युग का समय क्या है फ्रेंड? तो छायावाद युग का समय आपका है 1918 से 1936। छायावाद युग को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद स्थान दिया जाता है। छायावाद में एक चीज़ और फ्रेंड, जैसे यहाँ पे ऊपर दिया गया है द्विवेदी युग, और यहाँ पे कुछ जो कवि हैं उनका नाम दिया गया है, तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के कवि कौन हैं, ठीक है। तो इन सबको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। छायावाद युग 1918 से लेकर के 1936 तक। छायावाद युग को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद स्थान दिया जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया एवं महादेवी ने उनमें प्राण डाले। छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, गुरु भक्त सिंह इत्यादि ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को समृद्ध किया। छायावाद युग पद्य के ही नहीं, गद्य के संदर्भ में भी साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। इसके बाद है फ्रेंड भारतेंदु युग। जो हमने पीछे पढ़ा था वो भारतेंदु पूर्व युग था, और ये अब भारतेंदु जी का युग है, भारतेंदु जी का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अब ये प्रश्न कर देगा कि आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। 4 ऑप्शन में से अगर आपको छांटना होगा तो कौन से करेंगे आप? भारतेंदु जी को, ठीक है। आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग या समय कहते हैं, ठीक है। इस युग में हिंदी के गद्य के बहुमुखी रूप का सूत्रपात हुआ। गद्य की रचना के लिए खड़ी बोली को माध्यम के रूप में अपनाया गया था। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी 1874 ईस्वी पत्रिकाओं के निबंधों में द्रष्टव्य है। अब ये हरिश्चंद्र जी की देखिए, यहाँ पे जो ये रचनाएं हैं, ये हरिश्चंद्र मैगजीन, ये हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी को तो कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो इनका ये जो समय है इसको याद रखिए, ये वर्ष जो है इनको याद रखिएगा, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नव जागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार हैं
भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। देखिए यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था, प्रकाशन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और इसके प्रथम संपादक जो थे वो चिंतामणि घोष थे। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। छायावाद, द्विवेदी युग, छायावाद हमने कर लिया, भारतेंदु युग भी कर लिया। अब हम लोग आएंगे प्रगतिवाद युग पर, ठीक है, जो 1936 से लेकर के 1942 ईस्वी तक है। हिंदी साहित्य में वर्ष 1936 से 1942 तक की अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगेय राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप इन जो कवि यहाँ पे दिए गए हैं, जिनका नाम दिया गया है, इनको इसलिए इसके साथ आप जोड़ के याद रखिएगा कौन प्रगतिवादी युग का है। और इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे शिवमंगल सिंह सुमन है, और नागार्जुन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और ये आपके जो रामविलास शर्मा है, इनको पूछ देता है डायरेक्ट ये किस युग से संबंधित कवि हैं या प्रगतिवादी युग से संबंधित कवि कौन हैं, ठीक है। तो इन सबको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रयोगवाद का समय क्या है? 1943 से 1953 ईस्वी। प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो ये अज्ञेय के द्वारा, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय इनका पूरा नाम था, उसके द्वारा इसका संपादन हुआ था। तार सप्तक को आप याद रखिएगा। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, ठीक है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। प्रयोगवाद युग में खड़ी बोली का काव्य भाषा में उत्तरोत्तर विकास होता गया, ठीक है। ये इतने सारे युग थे फ्रेंड, और इन सब युगों में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को अच्छी मिली हैं। इसको आप रिवाइज करिएगा, इसको फिर से देखिएगा, और देख करके जो वर्ष है उसको, और जो पत्रिकाएं हैं वो, और जिन्होंने उसको प्रकाशित किया है उनका नाम, स्थान का नाम, ये 4 चीज़ें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। वर्ष तो आप पक्का ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूर देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड अंत में आपका नई कविता। सन 1953 ईस्वी से अब तक नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954 में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। मेरा चैनल GTLC 95 है, GTLC 95 है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। ये हमारा जो था, ठीक है, ये जो था ये पार्ट 2 था, ठीक है, ये पार्ट 2 था। इसके बाद भी हिंदी की और भी चीज़ें हैं, मैं इसके बाद आप लोगों को इसी के सेकेंड पार्ट को जो भी होगा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। और आप अच्छे से एक तरफ से देखते जाइएगा, ठीक है फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।